एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, हमने आपके लिए एक टेस्ट को कंडक्ट किया था एट संडे एट 5 PM, जिसमें आप सब ने पार्टिसिपेट किया। तो अब हम हाजिर है उस टेस्ट का सॉल्यूशन लेके कि क्या होने चाहिए थे उसके सही आंसर्स और क्या थे उन आंसर्स के पीछे का रीजन। साथ ही साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सिखाऊंगी कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप एकदम परफेक्ट अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट में हल्का सा कहीं भी डाउट है तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके बिल्कुल बेस्ट वर्क करेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जिन बच्चों की रैंक 1, 2, 3 आई है उनको कांग्रेचुलेशंस। प्लस अगर किसी की रैंक नहीं आ पाई है तो बच्चों कोई बात नहीं, ये तो हमारी नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटी है। आपको जो मेन एग्जाम देना है वो देना है जहां पर आपका टीचिंग का एग्जाम होगा। तो उसी के लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत करते जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना डिस्कशन। So the first question for today was, give me a dozen of healthy children. I can make them doctor, judge, beggar and even a thief. आप मुझे 1 दर्जन हेल्दी बच्चे, स्वस्थ बच्चे दीजिए तो मैं उन्हें चाहे डॉक्टर बना दूं, चाहे जज, चाहे भिखारी, चाहे चोर, ये मेरे ऊपर है। तो आपको बताना था कि ये कमेंट किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी हर्फ, ऑप्शन सी जंग एंड ऑप्शन डी गुथरी। तो अगर बच्चों आपने क्लासेस बहुत ध्यान से देखी हैं तो जब मैं लर्निंग के बारे में आपको पढ़ा रही थी, लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड, तो वहां पर एक बार मैंने आपको जेबी वॉटसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ाया था। लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। तो उस टाइम मैंने आपको जिक्र किया था इसका कि इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि मेरे ऊपर है, मैं बच्चों को कुछ भी बना सकता हूँ कंडीशनिंग के द्वारा। आप मुझे बस बच्चे दे दीजिए और छोटे बच्चे दीजिए ताकि मैं उनको बड़ा होके किसी भी प्रकार अपने हिसाब से शेप कर सकूं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बच्चों दी थी जेबी वॉटसन ने। तो यहाँ पर ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि किस किस बच्चे ने इसका आंसर बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड अ फ्यू वेरी डल बेस्ड ऑन दी एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ। लोगों के हिसाब से कई बार क्या होती है, बुद्धि कुछ की औसत होती है, कुछ की बहुत ज्यादा उज्जवल होती है और कुछ थोड़े से सुस्त होते हैं बुद्धि के मामले में। तो ये किसके ऊपर, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये आपको स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का वितरण, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का बढ़ना, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस, बुद्धि और सेक्स में जो अंतर होता है, लिंग में अंतर, एंड ऑप्शन डी इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंस यानी कि बुद्धि और नस्लीय यानी कि उनकी जो कास्ट में या फिर रेस में जो अंतर होता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंस के मामले में थोड़े से एवरेज हैं, कुछ थोड़े ब्राइट हैं और कुछ डल है। मैंने लास्ट क्लास में इंटेलिजेंस के पार्ट 3 में ही आपको IQ के चार्ट के बारे में पढ़ाया था कि एवरेज के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं या फिर जो गिफ्टेड होते हैं वो इस रेंज के अंदर आते हैं। तो वहां पर क्या था, वहां पे IQ का मैंने जो है इंटेलिजेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था रेंज के हिसाब से, उनके IQ के हिसाब से। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपका क्या आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस का बंटवारा, इंटेलिजेंस का वितरण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। चलिए किन किन का सही है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वाज, इफ अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 12 ईयर एंड ही कैन टेक द इंटेलिजेंस टेस्ट मेंट फॉर 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड देन हिज IQ विल बी। अगर एक बच्चे की वास्तविक आयु 12 साल है और उसकी जो मानसिक आयु है, मतलब कि जिस हिसाब से वो सवाल कर सकता है वो 15 साल की उम्र के बच्चे के हिसाब से कर सकता है, तो उसका IQ का क्या होगा। तो यहाँ पे भी मैंने आपको लास्ट क्लास में IQ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या बताया था मैंने आपको कि IQ का फॉर्मूला होता है बच्चों तो MA/CA into में 100। MA यानी कि मेंटल एज, CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज एंड इंटू 100 हम करते हैं IQ निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए MA हो जाएगा 15 ईयर्स, क्योंकि वो किस मानसिक मतलब कि एज के हिसाब से वो सवाल हल कर सकता है। 15 साल के बच्चे के जितना दिमाग अभी उसके अंदर है तो उसकी जो मेंटल एज है वो हो जाएगी यहाँ पे 15 ईयर्स।
और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 12 ईयर्स। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर है ऑप्शन सी। भूले तो नहीं है ना, आईक्यू का कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि एक टीचर है वो अपनी क्लास में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराती है। इस चीज को ध्यान में रख के कि मेरी क्लास में अलग अलग तरीके से सीखने वाले या फिर आप कह लीजिए अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस के बच्चे मेरी क्लास में हैं। तो बताइए वो यहाँ पर किस थ्योरी से इन्फ्लुएंस है, यानी किस थ्योरी से उसने बच्चों को एक्टिविटीज कराने के बारे में ज्ञान लिया है। ऑप्शन ए, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखिए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था, पैरा कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। तो यहाँ पर ये चीज तो ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बच्चों के एक्टिविटीज रिलेटेड बात नहीं करी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन बी, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यस, ये आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, जिसमें बच्चा हर एक काम को करने के लिए अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, यानी डिफरेंट स्टाइल्स का यूज करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हम ढूंढ रहे हैं वो होगा ऑप्शन बी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। तो चलिए आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है कि आप मुझे इन 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी इंटेलिजेंस के बारे में जिक्र हुआ था। चलिए ठीक है, क्योंकि देखो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, टेस्ट के साथ हमारी रिवीजन होनी चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट दोबारा से ब्रशअप ना हो, रिवाइज ना हो, तो टेस्ट का एज सच कोई यूज नहीं है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि which one of the following could be an end stage of a child possessing bodily kinesthetic intelligence। निम्नलिखित में से कौन सी एक शारीरिक विषिप्त बुद्धि रखने वाले बच्चे का अंतिम चरण हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कि जिस बच्चे के पास बॉडीली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस है, यानी जो शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या बनेगा आगे जाके। पहला है ओरेटर। बच्चा ओरेटर का मतलब होता है जो बोलता है, जिसका नॉर्मल काम स्पीच देना होता है। सपोज मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, तो इस टाइम मैं ओरेटर हूँ। तो जहां पर भी बोलने की बात होती है तो वहां पे तो लिंग्विस्टिक या फिर वर्बल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर। अब जो राजनीतिक नेता होता है वो भी क्या करता है, बातों का खाते हैं, सब बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो वहां पर भी क्या है, लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्जन। यस, सर्जन क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं वो अपने हैंड्स का यूज करके करते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी बॉडी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस आंसर को हम ढूंढ रहे हैं वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि सर्जन। नेक्स्ट यहाँ पर जो कवि है बच्चों, वो भी लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पर भी अपना सही आंसर मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन बच्चों का आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जो इनकी बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उसमें किसके ऊपर जोर दिया गया है, किसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है। ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि हर एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। ये तो गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या रिवाइज किया कि इन्होंने 9 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हर बच्चे के पास जो है कुछ कॉमन एबिलिटीज होती हैं, क्षमताएं होती हैं स्कूल में। नहीं, हर बच्चे में सारी कुछ कॉमन हो या फिर स्कूल के हिसाब से ही कॉमन हो, ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। देन ऑप्शन सी कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चे के पास कुछ अलग अपनी क्षमताएं होती हैं, यूनिक एबिलिटीज होती है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि 9 प्रकार के इंटेलिजेंस है। किसी बच्चे के पास कोई इंटेलिजेंस होगी, आप सपोज कीजिए अब मैं टीचर हूँ, तो यानी मेरे पास यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, जब भी तो मैं बोल के आपको चीजें समझाने में सक्षम हूँ। तो मेरे पास जो यूनिक एबिलिटी है मेरे अंदर, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की।
अगर कोई सर्जन है तो उसके पास यूनिक एबिलिटी है बच्चों बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की। अगर कोई सिंगर है तो उसके पास है म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लेना कि मैम मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि दो बच्चे हैं उनका IQ सेम है 120 120। चलिए एक बच्चा है A, एक बच्चा है B, दोनों का ही 120 IQ है। चलिए ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, चलिए जानते हैं क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए कि दोनों ही लड़के जो है आगे जाके हाई स्कूल में और कॉलेज में सक्सेसफुल बनेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए IQ 120 होना इस बात का सबूत नहीं है, प्रूव नहीं है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। कभी भी IQ इस बात को प्रूव नहीं करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कि दोनों बच्चों की मेंटल एजेस रही होंगी तभी उनका IQ सेम है। देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता इसकी मेंटल एज 15 हो, इसकी मेंटल एज 20 हो। अब मेंटल एज अलग अलग होने से भी तो आंसर सेम आ सकता है ना, IQ सेम आ सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंस में अबव एवरेज होंगे। अब भाई बच्चों के IQ से पेरेंट्स के इंटेलिजेंस के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ये तो नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है। अब नेक्स्ट है कि इनमें से तीनों में से ही कोई सही नहीं है। हमने देख लिया तीनों में से एक भी आंसर सही नहीं है हमारा, तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस किस का ये आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, how would you plan to improve the overall quality of education in the schools under your jurisdiction? This type of question is an example of आप एक स्कूल के बोर्ड के चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में एक बराबर एजुकेशन हर बच्चे के लिए करें। तो यहाँ पर आप किस प्रकार की थिंकिंग कर रहे हैं ये हमें बताएंगे आप। चलिए पहला ऑप्शन है हायर ऑर्डर कन्वर्जन, दूसरा हाई ऑर्डर डाइवर्जन, तीसरा लोअर ऑर्डर कन्वर्जन एंड चौथा है लोअर ऑर्डर डाइवर्जन। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थिंकिंग को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक है यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब बताइए डाइवर्जेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि डाइवर्जेंट में क्या है, हम डाइवर्स तरीके से सोचते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम के हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं। और कन्वर्जेंट में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देते हैं उसका। तो यहाँ पर आप देखिए वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वो किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करेंगे। तो कोई सिर्फ और सिर्फ एक मेथड तो नहीं सोचेगा ना। अच्छा मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे टीचर ले आऊँ। क्या सिर्फ और सिर्फ अच्छे और बेहतर टीचर लाने से एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है? नहीं, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना होगा, बच्चों के लिए बेटर एक्टिविटीज देनी होगी, बेटर प्लेग्राउंड कराना होगा, बेटर टीचर्स होंगी, बेटर लेबोरेटरी की फैसिलिटीज होनी चाहिए। मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको सोचनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमें ये तो क्लियर है कि डाइवर्जेंट वाला आंसर होगा हमारा। डाइवर्जेंट है ऑप्शन बी में एंड ऑप्शन डी में। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि हाई ऑर्डर होगा या फिर लोअर ऑर्डर होगा। अब आप देखिए जहां पर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, यानी आपके सामने बहुत सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप क्या लोअर तरीके से सोच सकते हैं? क्या आप सिर्फ 2-3 सॉल्यूशन पर रुक जाएंगे? नहीं, आप बहुत सारे जितने ज्यादा सॉल्यूशंस आप बच्चों के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सोच पाए, आप उतने सोचेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, उच्च क्रम विचलन, यानी कि हाई ऑर्डर डाइवर्जन। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं। आज देखिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया है, मतलब क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है लैंग्वेज को जब हम चेंज कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि हमने शायद पढ़ा ही नहीं है या फिर बहुत मुश्किल लगता है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि किस तरीके से फॉर्म किया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिंपल नहीं बोलेंगे कि बताओ ट्रायल एंड एरर किसने दिया, रिवॉर्ड किसने दिया, या फिर रिवॉर्ड क्या होते हैं, पनिशमेंट क्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, याद रखना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई बच्चा सपोज या फिर कोई भी अडल्ट मान लीजिए वो गैम्बलिंग यानी कि जो स्मगलिंग का काम होता है या फिर जुए का काम होता है उसमें फंस गया है।
तो इसको जो है एकदम खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा कंडीशन होता है, बच्चे को इसकी हैबिट पड़ती है किसके थ्रू? पहला, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल के थ्रू, यानी कि हर बार उसको 5 गेम उसने खेली तब उसको मिला, फिर अगली 5 गेम के बाद मिला। यहाँ पर दूसरा है वेरिएबल रेशियो, तीसरा है फिक्स्ड इंटरवल एंड डी है वेरिएबल इंटरवल। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जब मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है किसी भी फॉर्म में, कि बताइए सबसे ज्यादा बेहतर रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल कौन सा होगा, जहां पर सबसे बेहतर लर्निंग होती है। अब चाहे उसने नेगेटिव लर्निंग ही कर ली, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा होता है ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो बच्चों ये होता है वेरिएबल रेशियो का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग इज, यानी जब आप लर्निंग करते हैं तो उनमें आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या आपके गोल होते हैं कि अध्ययन करने के बाद मैं ये चीजें प्राप्त कर लूं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नॉलेज यानी कि ज्ञान। यस, अगर मैं कोई भी बुक पढ़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। एटीट्यूड यानी कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए अगर किसी भी चीज को मैं सीख रही हूँ, तो यस ये भी करेक्ट है। तीसरा है स्किल, अगर हम कोई काम सीख रहे हैं, सपोज कुकिंग ही सीख रहे हैं, तो हमें कुकिंग स्किल बहुत बेहतर तरीके से आ जाए, तो यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। अब हमने देख लिया है कि हाँ ऊपर के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में सामान्य से विशिष्ट तक तर्क की प्रक्रिया है? ए इंडक्टिव, बी डिडक्टिव। आपको इन दोनों में से ही बताना है। अब आप याद करो कि मैंने आपको इंडक्टिव में क्या चीज एक्सप्लेन करी थी एंड आपको मैंने डिडक्टिव में क्या चीज एक्सप्लेन करी थी। इंडक्टिव में जाते हैं हम हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल, ये चीज तो आप ये मान लो कि आपको रटी हुई होनी चाहिए। एंड डिडक्टिव में आप जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे हमें पूछा है जनरल टू स्पेसिफिक, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डिडक्टिव मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी जॉन डुई, ऑप्शन 3 एरिक एरिक्सन एंड ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पर भी बिल्कुल भी 1 सेकंड का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि जो बाल शिक्षक केंद्र है वो दिया था जॉन डुई ने। अगर आपको चाइल्ड सेंटर्ड पूछे या फिर अगर आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूछे यानी कि प्रगतिशील शिक्षा पूछे, तो यहाँ पर आपका दोनों जगह सेम ही आंसर होगा, ऑप्शन बी जॉन डुई। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, in a culturally and linguistically diverse classroom, before deciding whether a student comes under special education category, a teacher would। आप वहां पर काम करते हैं जहां पर अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज यानी भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, तो आप ये डिसाइड करने से पहले कि क्या बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, क्या उसे कोई मानसिक विकलांगता है, उसे स्पेशल एजुकेशन चाहिए, इससे पहले एज अ टीचर आप क्या करें? सबसे पहला ऑप्शन है कि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब भी अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्रॉब्लम को जो है पेरेंट और टीचर दोनों को मिलके काम करना है, तभी बच्चे की बेहतर डेवलपमेंट हो पाती है। ऑप्शन बी कि आप बच्चे को जो है इवेल्युएट करेंगे उनकी मदर लैंग्वेज में, यानी कि सबसे पहले आप ट्राई करिए कि उनके जो मदर लैंग्वेज है आप उनसे उसमें बात करिए, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। कई बार क्या होता है, हम तो अपनी क्लास में इंग्लिश बोले जा रहे हैं, हिंदी बोले जा रहे हैं, और सपोज बांग्ला या फिर बंगाली बोलने वाले बच्चे हमारी क्लास में हैं। अब बच्चा हमारी बात ही नहीं समझ पा रहा, हम उसे टेस्ट दे रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, हम क्या सोचेंगे, ये तो पढ़ ही नहीं पा रहा, शायद मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, शायद उसको कोई डिसेबिलिटी है। ऐसा नहीं है ना, पहले उसकी नॉर्मल लैंग्वेज पे, उसकी मदर लैंग्वेज में बात करो, फिर देखो क्या वो सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम मानेंगे उसे कोई डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी है, बस कहीं कहीं अपना माइंड अप्लाई करेंगे कि एज अ टीचर आप कौन सा स्टेप वहां पर उठाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, which one of the following may be the best way to deal with an inattentive child in the classroom? अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, यानी कि सावधान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चे को डांटेंगे। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, डांटना तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा गलत हो गया। ऑप्शन बी, क्या आप उसको एक ऐसी जगह बिठा देंगे जहां पर डिस्ट्रैक्शन कम हो, यानी कि आवाजें कम आ रही हो, शोर कम आ रही हो, ताकि वो थोड़ा बेहतर तरीके से फोकस कर सके। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार सी और डी भी देख लेते हैं। सी में बोला है कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप बोलेंगे खड़े हो जाइए। खड़े होने से थोड़ी ना ज्यादा फोकस हो जाएगा कोई पर्सन, तो ये गलत है। एंड ऑप्शन डी, क्या आप बच्चे को बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रेक लीजिए ताकि आपका जब भी फोकस लूज हो तो आप जो है दोबारा से अपना अटेंशन गेन कीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। बार बार ब्रेक देंगे अगर 5-5 मिनट में, अगर कोई बच्चा अटेंटिव नहीं है तो पढ़ेगा कब? हाँ, थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आप नहीं दे सकते उन्हें। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज प्राइमरीली दैट। एक शिक्षक होने के नाते आपका मुख्य कार्य क्या होगा? पहला, कि आप गुरु की भूमिका निभाएंगे, जहां बच्चों को आध्यात्मिक यानी कि भगवान का ज्ञान देंगे, उनकी पर्सनल बातों का ज्ञान देंगे। देखो ये गलत है। एज अ टीचर आपको उन्हें भगवान की बातें फिर पर्सनल ज्ञान नहीं देना है। ऑप्शन बी, कि आप एक जैसे सर्विस स्टेशन अटेंडेंट होता है, यानी कि जैसे आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आप अपनी बाइक या फिर कार लेके जाते हैं, वो वहां पे पेट्रोल फिल कर देता है। तो आप इसी तरीके से अपने बच्चों का दिमाग ज्ञान से भर देंगे। ये सी ऑप्शन हो सकता है। बहुत ही अच्छा आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि एक टीचर का काम यही होता है कि बच्चे को माइंड को ज्ञान से वो भर दे। फिर भी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, क्या आप नॉर्मली बच्चों को डायरेक्ट कर देंगे कि आपको ऐसे काम करना है, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इस तरीके से होमवर्क करना है। देखो नहीं, ऐसे नहीं होगा। बच्चे को सिर्फ डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ काम करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन डी, कि आप बच्चों को गाइड करेंगे ताकि उनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। देखिए ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन बी हमारे पास नहीं होता तो हम ऑप्शन डी लगाते, क्योंकि सबसे मेन काम जो टीचर का होता है वो एज अ फैसिलिटेटर होता है, यानी किसी सहायक के रूप में होता है। वो सिर्फ नॉलेज को फिल करेगा बच्चों के माइंड में, बाकी जो काम है वो स्टूडेंट का ही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज टीचर नीड टू। आप एज अ टीचर अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एनकरेज करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें मोटिवेट करेंगे। ऑप्शन बी, डांटेंगे। ऑप्शन सी, उनको कंट्रोल करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, आप उनको कंपैरिजन करेंगे दूसरे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमें पढ़ते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कि हम बच्चों को प्रेरित करेंगे यानी कि मोटिवेट करेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था आप सबके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नीड इज डिफाइंड बाय मैस्लो। आपको 4 प्रकार की नीड दी हैं और आपको बताना है कि मैस्लो ने इनमें से कौन सी नीड के बारे में बताया था। पहला कल्चरल नीड, कल्चरल नीड के बारे में नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट है मोरल नीड, मोरल नीड के बारे में भी नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट है उन्होंने बोला था साइकोलॉजिकल नीड के बारे में, उन्होंने साइकोलॉजिकल नीड के बारे में भी नहीं बताया था। यानी कि जो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपके लिए आज का सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी उसमें उन्होंने कौन कौन सी नीड के बारे में बात करी थी, उन सब का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के हिसाब से एनिमिज्म कौन सी स्टेज के अंदर आता है? सबसे पहले एनिमिज्म का क्या मतलब होता है? जहां पर बच्चा हर नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग मानता है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, डॉल को लेंगे, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा बेबी है, या फिर कुछ भी मतलब कि डॉल बना लेंगे, ये बेबी है, ये खाना खा रहा है। तो क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग को वो लिविंग थिंग मान लेते हैं। तो ये तो हो गया एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट में, फॉर्मल में, प्री ऑपरेशनल में या सेंसरी में, ये चारों में से कब आता है?
तो एनिमिज्म में क्या हुआ बच्चों की, वहां पर उनके कॉन्सेप्ट अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं। सेंसरी मोटर तो बहुत ही छोटा है एनिमिज्म के लिए, तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंक्रीट और फॉर्मल में जाके बच्चों के अंदर थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है कि क्या चीज लिविंग थिंग है और क्या चीज नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक चाइल्ड है वो क्रिएटिविटी में एवरेज है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स में यानी कि पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छा है। और अगर दूसरों से सामाजिक डेवलपमेंट की बात करें, दूसरों से बात करना, इंटरेक्ट करना, वो उसमें बहुत ही ज्यादा पुअर है, मतलब कि दूसरों से बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस या फिर मेजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे चारों ऑप्शंस को। ऑप्शन में ए में आपको बोला गया है इंटर इंडिविजुअल। इंटर तो देखो बच्चों जब आएगा जब हम किसी कम से कम दो के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे सिंगल एक चाइल्ड की बात हो रही है, तो ये तो देखिए गलत हो गया। नेक्स्ट है इंट्रा। इंट्रा मतलब जब हम अपने ही आपकी बात करें अपने अंदर, यानी उसके खुद के अंदर कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। यस, यहाँ पर देखिए सेम यही बात बोलेगी कि एक बच्चे के खुद के अंदर कितनी ज्यादा डिफरेंस है। क्रिएटिविटी में एवरेज है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सोशल डेवलपमेंट में पुअर है। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि बच्चा अपने अंदर ही उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फिर भी ऑप्शन सी और डी भी आपके लिए क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया है इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर बच्चा अलग होता है। देखिए यहाँ पर हम स्पेसिफिक एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंट्रा इंडिविजुअल दिया गया था, इसलिए हमने इंट्रा लगाया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अंदर के डिफरेंसेस की बात हो रही है। एंड ऑप्शन डी है मेजरेबल, की जहां बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को माप सके। देखिए मापा तो जा रहा है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है यहाँ पे सिर्फ। यहाँ पर आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वाज which one of the following is a wrong statement about emotions of an adolescent। आपको निम्नलिखित तथ्य दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक किशोरावस्था में भावनात्मक पक्ष से गलत है। ऑप्शन ए कि जो बच्चों के इमोशंस हैं वो अध्ययन के द्वारा मॉडिफाई बदलते रहते हैं। यस, ये एकदम सही है। जब भी बच्चा कोई चीज लर्निंग करता है उसके हिसाब से उसके इमोशन चेंज होते हैं। जैसे कि सपोज किसी बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम उसे समझाते हैं कि देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब हम उसे बहुत ज्यादा वैल्यू, मॉरल वैल्यूज बताते हैं, तो उससे क्या हो बच्चे के इमोशन के अंदर चेंजेस आएंगे। वो लर्न करेगा कि मेरे को देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से करने से ये हानि होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी कि इमोशन परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। देखिए ये यहाँ पर सही है, ये इमोशन के बारे में बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे कि इन्होंने बोला है कि इमोशन जो है वो परमानेंट होते हैं। अब कभी ऐसा देखा है कि जो एक पर्सन है जो गुस्सा रहता है वो हमेशा ही गुस्सा रहता हो, जो हंसता रहता है वो हमेशा ही हंसता रहता हो, जो उदास है वो हमेशा ही उदास रहता हो? देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर भी एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हर इमोशन के साथ एक फीलिंग होती है। यस, जब उदास होते हैं तो उसके साथ एक फीलिंग है, जब आप खुश हैं तो उसके साथ एक फीलिंग है, जब आप गुस्सा हैं तो उसके साथ भी एक फीलिंग होती है। नेक्स्ट है इमोशन किसी ना किसी भावना की वजह से होता है। यस, जब हम गुस्सा होते हैं तो उसके हिसाब से इमोशन आता है, जब हम खुश होते हैं तो उसके हिसाब से इमोशन आता है। तो ये भी करेक्ट है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आज के टेस्ट की हमारी डिस्कशन यहीं तक थी। 20 के 20 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी भी बच्चे के नॉलेज में थोड़ा सा गैप रह गया है या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में मुश्किल हुई है तो आप बच्चों मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मैम मुझे ये नंबर का क्वेश्चन आप एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो के बारे में, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है, ताकि हमारा जो चैनल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि मंडे को पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।